हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होंगे और मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा और सामान्य रूप से जो सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है वो क्या है? अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आपके क्या प्रॉब्लम, फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स को करने में क्या प्रॉब्लम होता है, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा, वैसा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, आंकिक प्रश्न नहीं बनते। आंकिक जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग से भी नहीं बनते थे, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे बनने लगे। पहले तो ऐसा क्या करें जिससे हमें आंकिक प्रश्न बना सके, आसानी से बनना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, सारी चीज़ें जो हैं और आंकिक प्रश्न बनना शुरू हो। तो आज मैं इसी प्रश्न का आपका जवाब दूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग 11-12 के कई चैप्टर कर चुके हैं और उसमें जो है आंकिक प्रश्नों को भी मैंने बीच-बीच में बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी मैंने आप लोगों को बीच-बीच में बताया है। तो आज हम लोग सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे कि आंकिक प्रश्न को करने में हमारा क्या-क्या प्रॉब्लम होता है और हम कैसे करें कि हमसे आंकिक प्रश्न बनना शुरू हो जाए। तो एक साथ हम लोग पहले जो है देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, आंकिक बनने में क्या-क्या दिक्कत होती है। मैंने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। हो सकता है कि उससे से कुछ अलग प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, व्हिच फार्मूला शुड बी यूज्ड। जब भी आप आंकिक प्रश्न बनाने लगते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सूत्र लिख रखा है, अब उसमें से कौन सा सूत्र लगेगा। सबसे पहला तो समस्या यही आती है और लगभग हर बच्चों को ये समस्या आती है कि क्या फार्मूला हम इसमें यूज करें, किस सवाल में कौन सा फार्मूला यूज करें, इसका कोई जादू तो है नहीं, तो फिर उसको क्या करेंगे। दूसरा जो है प्रश्न होता है, दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर हम फार्मूला लिख भी लिए, जैसे मान लिया जाए हमने लिखा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये F इक्वल्स टू M इंटू A हमने लिखा। अब इसमें से M क्या है, F क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, जैसे कूलम्ब्स के नियम का अगर फार्मूला यूज करेंगे तो Q1 Q2 क्या है। तो बहुत सामान्य से ये है जिसको हम लोग को समझने में जो है कई बार दिक्कत होती है और जब हम समझ नहीं पाते हैं तो सवाल बनने में दिक्कत होती है। कई बार जो है जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस 80 अगर हम पढ़ रहे हैं तो v जो है वेग है, लेकिन आपने स्पीड ले लिया, उसको अदिश ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग को फार्मूला का जो फिजिकल क्वांटिटी जो फार्मूले में यूज करते हैं उसका मतलब हम लोग को याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता। अब ये भी समझ में आ गया कि हाँ F इक्वल्स टू ma में F जो है बल है, m जो है द्रव्यमान है, मास है और a जो है एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो अब इसमें वैल्यूज कैसे रखें, हाउ टू पुट द वैल्यूज। और सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट वो है जब सब चीज कर लेते हैं तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है कि मान लो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने ये लिखा। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो गया 9 गुनी 10 की घात 9। Q1 जो है और Q2 हो गया, मान लिया जाए 1:10⁻⁶, 2:10⁻⁶। नीचे जो है R स्क्वायर है तो उसमें भी कुछ वैल्यू होगा, फिर वो सारे जंबल होकर के इतने सारे वैल्यूज आ जाते हैं कि फिर उसको कैलकुलेट करने में जो है दिक्कत होने लगती है। तो ये सारे जो है मुख्य मुख्य समस्याएं हैं जो मेरे समझ से हर बच्चे को होता है। अब मान लो हमने सब चीज सही सही कर लिया, उसके बाद जब सॉल्व करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिस गलती के कारण जो हमारा आंसर नहीं आता। और जब हम 10 मिनट आधा घंटा लगा करके कोई सवाल को करते हैं और जब आंसर नहीं आता है तो हमें बहुत चिढ़ लगती है, लगता है कि सब फेंक दें, फालतू या नहीं करें। तो क्या गलतियां क्या करते हैं, व्हाट मिस्टेक डू यू कॉमिट, हम लोग क्या गलतियां करते हैं, अब क्या गलतियां करते हैं। मैंने कुछ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सबसे पहली बात, आपने एक बार पुस्तक पढ़ा, एक बार पाठ को पढ़ा, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा नहीं और बिना कॉन्सेप्ट को समझे बिना जो है आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली समस्या आती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या आता है वो है प्रॉपर नॉलेज जो है यूनिट्स का नहीं होता है। कहीं पे माइक्रोफैरड है, कहीं पे पिकोफैरड है,
कहीं पे एंजियोस्पर्म इकाई है, तो आपको जो है उसके एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको सही ढंग से नहीं पता चलता है। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है वेलोसिटी, आपको जो है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कई बार जो है ये सब गलतियां जो है परेशान होता है। और सबसे बड़ी बात, लूज पेशेंस। आप जो है थोड़ा सी करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं और उसके बाद आप अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। अरे हटाओ, बहुत समय बर्बाद हो रहा है, इतने में तो मैं कितना सारा पढ़ लिया था, ये सोच करके आप उसको जो है छोड़ देते हो, और छोड़ देते हो तो फिर कभी नहीं बनता है। याद रखिए, जब आप पहला सवाल बनाओगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, दूसरा सवाल बनाओगे तो भी हो सकता है 1 घंटा लगे या 45 मिनट हो जाए, लेकिन तीसरे सवाल बनाने के बाद आपका समय घटने लगेगा और एक समय आएगा जब 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप बड़े-बड़े क्वेश्चंस को कर लोगे। लेकिन जो समय पहला और दूसरा सवाल करने में जो 1-1 घंटा लगता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स करना बंद कर देते हैं। हमारे कई गुरुजी भी जो है, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन कई गुरुजी भी कहते हैं कि पहले तो बेटा पाठ पढ़ लो, लेसन्स चैप्टर को कंप्लीट कर लो, न्यूमेरिकल्स बाद में बना लेंगे क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा और आपका जो है समय बर्बाद होगा। तो याद रखिए, बिना न्यूमेरिकल किए, आपका अंकित प्रश्न किए, कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप याद करिए, जिस चैप्टर का आपने अच्छे ढंग से अंकित किया है, वो चैप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। और जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, आप देखेंगे कि रटेंगे। तो ये इसको जो है बहुत ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां करते हैं। हो सकता है एक आध और गलतियां आप लोग करते होंगे, तो हम देखेंगे कि इन सब गलतियों को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब गलती को हम कम कैसे करेंगे। इसके लिए 3 जादुई शब्द है, CCC। मैंने इसको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 3 जो है मेन को ये जादुई शब्द रखा है। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है कैलकुलेशन, और ये तीनों को मिला करके आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट हो गया आपका, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से जो है कर लिया, आपने कैलकुलेशन कर लिया, सही सही कैलकुलेशन कर लिया, और ये दोनों चीज कर लेंगे तो फिर आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर और सवाल को करेंगे और फिर से जो है कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप होते जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉन्सेप्ट सही कर लिया लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर दिया, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर से जो है आपको कैलकुलेशन में वापस जाना पड़ेगा। या आपने कॉन्सेप्ट भी कर, कॉन्फिडेंस भी आ गया, लेकिन जब थोड़ा से कठिन क्वेश्चन करना शुरू किए तो फिर आपसे नहीं बना, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो गया। तो आप कभी तो क्लॉकवाइज जाइए इसमें, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाइए, लेकिन ये तीनों चीज को जो है जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे, कैलकुलेशन सही नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होगा। तो ये जादुई चक्र है, कहिए इस चक्र को ऊपर आप भरोसा करेंगे, सही सही करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, कैलकुलेशन भी सही करेंगे, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। और जब एक बार आपके सवाल बनने लगेंगे, अंकित प्रश्न बनने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। अब मेन प्रश्न में आते हैं कि हमने देख लिया समस्या की क्या थी, हमने देख लिया आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं, तो अब इन गलतियों को कैसे दूर करें और हम सही सही तरीके से कैसे करें। आप सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट रीडिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द चैप्टर। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे पहले, उसके बाद फिर जो है कुछ काम करेंगे, अंकित बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा मत कीजिए। आप स्मॉल छोटे छोटे पोर्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। मान लिया जाए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ को पढ़ लीजिए। फर्स्ट लॉ के ऊपर जो है मोमेंटम है, संवेग है, उसके ऊपर जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसको कीजिए। फिर सेकंड लॉ को पढ़िए, फिर उस F = ma सूत्र है उसके ऊपर जो छोटे मोटे सवाल है उसको कीजिए। तो छोटे छोटे पोर्शन पढ़िए, और उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स इंक्लूडिंग फॉर्मूला। एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए जो कि जिसमें फॉर्मूला भी लिखे हों। और एक अलग से, याद रखिए, एक अलग से मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि एक अलग से एक नोटबुक बनाइए, डायरी बनाइए जिसमें आप जितने भी फॉर्मूला पढ़ते हैं या जितने भी फॉर्मूला आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं, उस फॉर्मूले को आप लिखते जाइए।
उसमें 2 चीज़ और भी लिखिए कि उसमें जो भी एब्रिविएशंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, आपने जो है लेंस का फॉर्मूला पढ़ा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/u क्या है, u क्या है, v क्या है, f क्या है, इसको जरूर लिख ले। क्योंकि कई बार v जगह के जगह जो है वोल्टेज भी होता है, या कई बार जो है v के जगह फाइनल वेलोसिटी भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स में v, u और f का मतलब क्या है। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे हैं कि मान लिया जाए कोई दूसरा फॉर्मूला पढ़े कि 1/r1 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, सीरीज और पैरेलल के बारे में आपने पढ़ा, तो r क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, ये सारे को लिखते हुए आप एक अलग से डायरी बनाएं जिसमें जो है सारे फॉर्मूले लिखे हों। आपको याद रखिए, ये जो आपको जो छोटी डायरी होगी, ये आपको क्विक रिवीजन के लिए परीक्षा के समय में आपको बहुत काम आएगा। याद रखिए, मैं ये सारे जो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाऊं ये बता रहा हूं उन बच्चों के लिए नहीं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बता रहा हूं। मैं इन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी भी 11 या 12 में गए हैं, अभी अभी स्टार्ट किए हैं फिजिक्स पढ़ना। मैं खास करके उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि उनको कैसे करना है। क्योंकि जब आप एनईईटी की परीक्षा देते हैं, आईआईटी की परीक्षा देते हैं, तो आप एक बार पूरा पढ़ चुके होते हैं बहुत सारे, उस समय आपकी समस्या कुछ दूसरी रहती है। अभी जब आप इनिशियली फिजिक्स पढ़ना शुरू किए हो और फिजिक्स पढ़ना शुरू करने के समय जो है आपको जो समस्या आ रही है उसको जो है यहाँ पे देखना है। तो फिर चौथा पॉइंट है, ऑल्सो राइट अ डिटेल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिटेन इन द फॉर्मूला विद यूनिट। जो भी जो है फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया कि आप जो भी लिखते हैं, फॉर्मूला भी लिखते हैं, उसका डिटेल जो है जरूर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत सारे जो है मैंने यूट्यूबर्स, टीचर्स लोगों को जो है मैंने ये कहते हुए सुना है कि फार्मूला को रट लो, फार्मूला को याद कर लो, मगअप कर लो, पूरा दिमाग में बैठा लो। मैंने 30-32 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलता हूं कि किसी चीज को रट लो। रटना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आप मत रटिए, प्रैक्टिस कीजिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है अपने आप याद हो जाएगा। आप एक फॉर्मूले के ऊपर सामने लिख करके रखिए और उसके ऊपर 4 सवाल बनाएंगे तो फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। डोंट मग अप द फॉर्मूला, रटिए मत। रटना जो है फिजिक्स का सॉल्यूशन नहीं है। तो जब तक आप करते करते अपने आप याद हो जाएगा, याद रखिए। कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड ऑल्सो विद द टीचर्स इन द क्लास। आपके जो टीचर्स जो बोलते हैं उसके ऊपर जो है आप जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपके टीचर्स जो है क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है ट्यूशन क्लासेस में पढ़ लिया, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लिया, और जब क्लास में बैठे हुए हैं तो फिर जो है उसको ऊपर ध्यान दें, अरे मैंने तो पढ़ लिया। ये चीज भी सही नहीं है। हो सकता है आपके टीचर, आपने जो पढ़ा, जो सर पढ़ा रहे हो पढ़ लिया हो, या आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा हो क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन फिर भी जो है आप कंसंट्रेट कीजिए क्या सर बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं। जब तक इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो है आपको जो है क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप उस वहां पे जरूर थे, कुछ ना कुछ जरूर आप सीखेंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं, आपके टीचर जो है ट्यूशन के टीचर या कोचिंग के क्लासेस के टीचर आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ वो नया बताएगा और जिससे आपको फायदा होगा। तो इसलिए जो है आप जरूर क्लास में जरूर ध्यान दीजिए। डोंट वेट टू फिनिश होल चैप्टर टू स्टार्ट द सॉल्विंग न्यूमेरिकल, सॉल्व आफ्टर ईच टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ये है, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब मान लिया जाए कि कोई जो है चैप्टर पढ़ना शुरू किए, मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए, तो जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 पूरा नहीं कर लिए कि हमने गॉसेस लॉ पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, सारे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ लिया, उसके बाद फिर बैठे हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें जो है क्या होगा कि आपके पास कम से कम 20 फार्मूला हो जाएगा, और जितने फार्मूले होंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी, और जितने ज़्यादा फार्मूले होंगे, जितने ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होगा, उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, और उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा तो आप जो है उसे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको बहुत ज़रूरी है कि जो छोटा छोटा टॉपिक पढ़िए और फिर उसके जो न्यूमेरिकल्स करना शुरू कीजिए। ज़्यादातर जो बुक्स रहते हैं उसमें टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी को छोड़ करके ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो है न्यूमेरिकल है। आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। तो पहले जो है आप टॉपिक वाइज करना शुरू कीजिए।
आप टॉपिक वाइज 4-5 तो क्वेश्चन कर लिए, 10 तो क्वेश्चन कर लिए, 6 तो क्वेश्चन कर लिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब जरूरी नहीं ये पूरा करने के बाद ही जो है लास्ट में जाए। आप जैसे 4 तो सवाल कर लिए, आपको लगने लगा कि हाँ अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, समझ में आ गया, तो आप क्या करें, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ। नहीं बन रहा है, फिर से ट्राई कीजिए। तो छोटे छोटे पोर्शन के ऊपर न्यूमेरिकल कीजिए। फिर ग्रुप वाला जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की बुक्स, उसके लिए बहुत अच्छी है। आप एक बार जो है अपने सारे बुक्स को आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिया, एक टाइप के कर लिया, फिर उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको देखिए। आप देखेंगे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एससी वर्मा को देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है दिक्कत हो। फिर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए कि कहाँ पे हमारा दिक्कत हो रहा है। अगर जो है आपको बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो भी क्या करना है वो भी हम बताएंगे। Since there is less formula in every topic, in easier for if to start a topic wise. Topic wise आप स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला कम होगा और बहुत आसानी से कर लेंगे। राइट द वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिट्स। आप जब भी जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो उसकी यूनिट्स को जरूर लिखिए। चेंज ऑल द यूनिट इन वन सिस्टम। जैसे कई बार जो है सीजीएस सिस्टम में रहता है, कई बार एमकेएस सिस्टम में रहता है, कुछ चीजें आप सभी को जो है एक यूनिट में जो है चेंज कर लीजिए। फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाट हैज बीन आस्किंग इन द न्यूमेरिकल। सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं और क्या जो है आपको पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है लिया हूं, जो बहुत सिंपल है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन बॉडी ऑफ 10 ग्राम्स 100 ग्राम्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। किसी 100 ग्राम की वस्तु के ऊपर आपको 5 न्यूटन का बल लगाया गया, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए मैं जो है इसको कैसे करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको फोर्स दिया हुआ है, एफ लिख लीजिए, ये 5 न्यूटन हो गया। दूसरा जो है मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स में। अब ये जो है एमके सिस्टम में है, न्यूटन एमके सिस्टम में है, और ये जो है ग्राम में है। तो आप क्या करोगे, इसको भी एमके सिस्टम में चेंज कर दोगे। अब सामान्य रूप से हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए 1 ग्राम में जो है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 100 से डिवाइड किए, ये 10⁻⁻1 केजी हो गया। ठीक है। अब एक जनरली क्या गलती करते हैं, F इक्वल्स टू ma लिखते हैं हम, और ma लिख करके F बराबर 5 न्यूटन, m बराबर 10⁻⁻1 केजी इंटू a। जनरली हम ये करते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप ध्यान रखें, आप ऐसा ना करें। क्या करें फिर, क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे। सब समय जो है जो चीज आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे a पूछ रहा है, तो फॉर्मूले को a के रूप में लिख लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हल करना शुरू कीजिए। तो जो आपको हल करते समय जो है, सॉल्व करते समय जो है वैल्यूज रखने में गड़बड़ होता है या कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होता है, वो नहीं होगा। और ये हो जाएगा 5:10⁻⁻1, ये 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देंगे आप इसके जो वैल्यूज है उसको सब समय सही ढंग से जो है यूनिट्स को जरूर सही ढंग से लिखेंगे। तो हम लोग, मैंने क्या दिखा आपको बताया कि पहले F इक्वल्स टू ma है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज जो वैल्यूज है पहले उसको लिख लीजिए, उसको प्रॉपर यूनिट में चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद जो है जो पूछ रहा है, जैसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो a इक्वल्स टू F/m, ये जो है वैल्यू जो है आपका आ जाएगा, और इसमें गलती होने की संभावना आपको कम होगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि whenever there is a comparison between formula and the unit same, for example if 5 Newton force is applied in 100 gram body, acceleration is 50 meter per second, what should be the acceleration if the force is applied is 1 Newton। अब अगर मान लिया जाए कि ऐसा सवाल पूछ रहा है, if 5 Newton, एक नया क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, if 5 Newton force is applied on a body, the acceleration is 50 meter per second, what should be the acceleration if the applied force is 1 Newton। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग F1
इक्वल्स टू 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें F इक्वल्स टू एम में यूज़ करके m निकाल लें और उसके बाद फिर उससे जो है आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। आप F1 दिया हुआ है, उसके बाद A1 दिया हुआ है, आप F2 लिख दें इक्वल्स टू 1 न्यूटन, A2 इक्वल्स टू पूछ रहा है। आपको इसमें जो है मास का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू M है। सो F1 इक्वल्स टू M1A, F2 इक्वल्स टू M2A। सॉरी, गलत मैंने कर दिया, मास तो दोनों का सेम है, इसलिए जो है A2 और ये जो है M दोनों का सेम है, M1 इक्वल्स टू M2 है। इसलिए हम लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू A1 अपॉन F2। जो चीज़ का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है उसको रहने दें, तो A2 इक्वल्स टू हो जाएगा F2 अपॉन F1 इंटू A1। F2 है हमारा 1 न्यूटन, F1 है 5 न्यूटन और ये हो गया 50। तो कैंसिल होकर के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसमें जो है फ़ायदा आपको ये होगा कि पहली बात तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, दूसरी बात है यूनिट्स चेंज करने में जो है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक टाइप की क्वांटिटी है उसकी यूनिट एक ही हो, जैसे एक्सेलरेशन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले आप फॉर्मूले को बिल्डअप कर लीजिए और बिल्डअप करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने जो है ऑलरेडी जो है बना लिया, बना करके जो है फिर इसको जो है सॉल्व किया, तो इसमें जो है आपको परेशानी नहीं होगी। अगर जो है ये सारे जो है आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको जो है कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मुझसे जो है कोई भी सवाल बन जाएगा इजी प्रश्न करने के बाद, तो फिर जो है अटेम्प्ट कीजिए जो टफ वाले क्वेश्चन है, जितने भी टफ वाले क्वेश्चन है कहीं से भी जो है कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और अटेम्प्ट जो है टफ वन जो है क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। देखिए अगर बन जाता है टफ वाला भी क्वेश्चन तो फिर इसका मतलब हो रहा है कि आपने जो है कॉन्सेप्ट को जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा बिल्डअप होते जाएगा और आप नए नए सवाल बनाते जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप जो है इजी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब आप कठिन क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं, एससी वर्मा के क्वेश्चन देखते हैं या रैशनल हेरिडी के क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आपसे नहीं बनता है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट बन गया है, लेकिन जो है आप उसको क्या करेंगे कि फिर से जो है आप जो अब इस समय जब नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं नहीं बनेगा, तो अब अनसॉल्व जो आपका जो एग्जाम्पल रहता है उसको देखिए कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए, अपने गुरुजी से पूछिए, निश्चित रूप से आपको जो है हेल्प करेंगे। आप जो दूसरे बच्चे जिनसे बन जाता है सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है छोड़ना नहीं है। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड, और उसके बाद जो है फिर से जो है कॉन्सेप्ट उसके बाद भी समझ में आया, मतलब जरूर जो है आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, फिर से पढ़िए देखिए, जो है छोटी छोटी चीज जो है कई बार जो है गलती करने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लिया और इसमें जो है याद रखिए कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट होता है कई जगह, आपने डिस्प्लेसमेंट को जो है उसको जो है डिस्टेंस ले लिया या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट ले लिया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है डिस्टेंस ले लिया, तो आप याद रखिए सवाल नहीं बनेगा, ये गलत आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एफ इक्वल्स टू ए में एक पूरा चैप्टर है, सोच लीजिए, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लेकिन पूरा एक चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप इतना सारा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सवाल बनना शुरू हो जाएगा, और अगर एक बार जब सवाल बनना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप
बार बार फिजिक्स ही करोगे। लेकिन याद रखिए कि बार बार फिजिक्स मत कीजिए, एक निश्चित समय तक पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़िए, लेकिन मतलब रोज पढ़िए। आपने एक दिन तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ लिया, उसके 4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, सारा चीज़ भूल जाएंगे। तो रोज जो है कुछ न कुछ करते रहिए। तो आपका जो है फिजिक्स का सक्सेस का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो है प्रैक्टिस विथ पेशेंस। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खाली प्रैक्टिस नहीं, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार नहीं बनेगा, कई बार जो है आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस विथ पेशेंस आप करते रहेंगे, निश्चित रूप से आपको बनना शुरू हो जाएगा। और जब आप बनना शुरू हो जाए तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। आप जो है, जो भी बच्चे आपसे पूछते हैं, दूसरे बच्चे पूछते हैं, तो आप उनको ज़रूर समझाइए। जितना आप समझाएंगे, जितना अपना ज्ञान को बांटेंगे, याद रखिए उतना ही ज्ञान आपको भी मिलते जाएगा। बाली के सामने कोई खड़ा होता था तो उसका आधा बल जो है बाली में आ जाता था। और इसे यही स्थिति है कि जब आप किसी को समझाएंगे तो जितना वो समझेगा उतना ही आप भी समझेंगे। कोई भी शिक्षक जो है, जब स्टूडेंट रहता है तो बहुत अच्छे से उससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, लेकिन जब वो टीचर बन जाता है तो फिर वही सारे न्यूमेरिकल्स उससे आसानी से बनने लगता है। क्यों? क्योंकि वो समझाता है दूसरे बच्चों को। तो जितना आप बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे को समझाएंगे, अपने समझेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बांटिए, बांटने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। और यही चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ भी कहना चाहूँगा कि आपने अगर इसको अभी सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दिया है, तो इसको शेयर कीजिए। जितना आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है तो मैं इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ फेसबुक का जो है आईडी या फिर जो है इंस्टाग्राम की आईडी, ये सारे शेयर किया हूँ। आप किसी में भी जो है मुझसे जुड़ जाइए और जुड़ करके न्यूमेरिकल्स आप मेरे पास भेजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, जैसे ही मेरा ध्यान जाएगा आपके इसमें, ज़रूर जो है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।